हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की। जैसा कि हम लोग कोई भी चीज़ डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बताना चाहूँगी, आप खुद देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कोहलबर्ग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। और सिर्फ कोहलबर्ग नहीं, कोहलबर्ग, पियाजे एंड वाइगोत्स्की, इन तीनों को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो आपने सीटेट में बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं पार्ट आपने कवर कर लिया है। क्योंकि लेकिन इन थ्योरीज को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने कौन सी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत। मोरल डेवलपमेंट, जैसा कि हम लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसके शब्दों पे जाते हैं। जैसे मैंने आपको पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताई, उसमें मैंने बताया कि व्हाट इज कॉग्निशन, पहले आपको वो समझना जरूरी है। तो ऐसे ही देखिए, पहले हमें समझना है कि मोरल क्या है या मोरलिटी क्या है, नैतिकता क्या है, पहले हमें वो समझना जरूरी है। व्हाट इज मोरलिटी, आप कैसे जानेंगे कि हाँ ये चीज़ मोरल है, ये चीज़ नहीं है। देखिए, मोरलिटी क्या है? मोरलिटी एक आप टूल मान सकते हैं जो आपको बताती है कि हाँ ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है ना। मतलब एक तरीके से आपकी समझ को बनाती है कि आप कौन सी चीज़ चूज़ करें और कौन सी चीज़ लीव करें, है ना। मतलब मोरलिटी क्या है? एक तरीके का टूल है जो आपको बताती है सही गलत, सही क्या है और गलत क्या है, या कोई चीज़ सही है तो किस हद तक सही है और गलत है तो किस हद तक गलत है। तो ये है मोरलिटी, ठीक है। अब देखिए, मोरलिटी तो हो गई हमारी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोहलबर्ग, है ना, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो कोहलबर्ग थे कैसे थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने जीन पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी उससे प्रभावित होकर जो है अपना ये दिया था, अपने ये थ्योरी दी थी। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमने पढ़ी तो है नहीं पियाजे की, अभी मैंने नहीं पढ़ाई। देखिए, मैंने आपसे बोला है, मैं आपको बिल्कुल अंबार लगा के नहीं दे दूँगी कि आप साइकोलॉजिस्ट बन जाइए, है ना, नहीं दूंगी। तो इसलिए मैंने उसका कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया, बट मैं वादा करती हूँ मैं अभी आपको 2 मिनट में समझाऊंगी, आपको वो चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। तो पियाजे की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नहीं, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, आप मतलब ज़िंदगी में आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पियाजे पढ़ने की, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, पहले हम लोग जानते हैं पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो कौन सी थी, क्या उन्होंने बताया था। देखिए, पियाजे ने बताया था, पियाजे ने मेनली 2 अवस्थाएं दी थी और बताया था कि इन अवस्थाओं में मतलब अवस्थाओं में चरणबद्ध तरीके से बच्चे का जो है वो नैतिक विकास होता है। जैसा कि आपको पता है कि जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, स्विट्जरलैंड के थे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई, वो कौन कौन सी थी। एक पहली जो थी वो थी परायत्त नैतिकता। क्या थी? परायत्त नैतिकता की अवस्था। इसको एक्सटर्नल मोरलिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एक्सटर्नल मोरलिटी। इसके कई सारे और भी नाम हैं, इसके इंग्लिश में कई सारे नाम है ना। तो मैंने आपको बताया कि आपको सीडीपी दोनों में पढ़नी है ना, दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि कहीं पर वो चीज़ हिंदी में इजी है और इंग्लिश में टफ है, और कहीं पर इंग्लिश में इजी है, हिंदी में टफ है। तो आपको दोनों, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मैंने हर वीडियो में इसकी चर्चा की है ताकि ये बात आपके मन में बैठ जाए, ठीक है। तो एक्सटर्नल मोरलिटी, ठीक है। और ये होता है दूसरी जो इन्होंने अवस्था बताई कि ये है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, स्वायत्त नैतिकता। अब स्वायत्त नैतिकता क्या है? इंटरनल मोरलिटी, इंटरनल मोरलिटी, ठीक है, मोरलिटी। अब इनके अलग अलग और भी नाम है,
जैसे परायत नैतिकता को क्या बोलते हैं, हेट्रोनोमस मोरालिटी बोलते हैं और कंस्ट्रेंट ऑफ मोरालिटी भी बोलते हैं। और स्वायत्त नैतिकता को और क्या बोलते हैं, स्वायत्त नैतिकता को मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन भी बोलते हैं। तो आप देख लेंगे, अगर आप इन दोनों को ही समझ लेते हैं तो आप वहाँ पर पहचान जाएंगे। पहली बात तो मैं बताना चाहूँ तो इससे बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आगे आपको टीचिंग एग्जाम्स देने हैं तो आप ये समझ सकते हैं। तो ठीक है, परायत्त नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। अब देखिए, पहले मैं इसको समझाऊंगी कि ये देखिए कहीं पर ये 4 to 7 ईयर और यहाँ पर 7 to 12 ईयर ऐसे भी दिया है, और कई सारी जगह इसकी जो एज है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के 5 to 9 ईयर, और इधर आपको 9 to 13 ईयर ऐसे मिल जाएगी। मैंने आपको हमेशा बताया है कि साइकोलॉजी में आपको ईयर जो दिए गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया बना के चलना है। आपको उसमें मतलब पूरा मंथन नहीं करना है, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी है कि अरे नहीं ये यही है कि यही है। आप ऐसा करोगे, आपको आपने जितनी बुक देखी उसमें कहीं अलग, विकिपीडिया पे अलग, कहीं पर कुछ अलग, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से जनरल परसेप्शन आपको बना के चलना है कि हाँ पहले ये लगभग 10 साल तक, लगभग 9-10 साल तक, 7-8 साल तक ये रहती है और फिर उसके बाद बाकी ये रहती है। आप एक जनरल आइडिया बना लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, आप इसमें ईयर में, है ना, ठीक है। तो चलिए आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए क्या है परायत्त नैतिकता और क्या है स्वायत्त नैतिकता, बहुत ईजी है। देखिए स्वायत्त नैतिकता का मतलब है, परायत्त नैतिकता का मतलब है, देखिए परायत्त मतलब दूसरों पे बेस्ड, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो बहुत ही मतलब एक थोड़ा रिजिड टाइप का होता है। वो ये सोचता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो मतलब आपको फॉलो ही करने चाहिए, और वो मस्ट है। अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब एक तरीके से वो सोचते हैं कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं मतलब एक भगवान के बनाए हुए रूल्स हैं, कि इस टाइप से उनकी जो थिंकिंग होती है वो ये होती है। मतलब अगर आप इस एज के बच्चे से अगर आप कहोगे, मतलब जिसमें ये नैतिकता है, तो अगर आप वो कोई गेम भी खेल रहा है, अगर वो जैसे मान लीजिए कोई भी गेम खेल रहा है, मान लीजिए वो कंचे नहीं होते हैं वो खेल रहा है, अब वो खेल रहा है, अगर उसमें कोई रूल है और किसी ने कहा कि नहीं नहीं इस रूल को थोड़ा चेंज कर दो, ऐसा नहीं ये वाला चलो खेलते हैं इतने से, तो कहेगा नहीं भैया नहीं ये रूल तो रूल ही होता है, ऐसा नहीं है, इसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता, है ना, ये सोचे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो आएगा तो वो अपने हिसाब से रूल बनाना स्टार्ट कर देगा। वो कह देगा हाँ हाँ ठीक है चलो हम लोग इतना इतना करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे खेलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बच्चा होगा वो ये सोचेगा कि ये जो रूल्स हैं ये हम लोग की सुविधाओं के लिए बनाए गए और हम इन्हें अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। देखिए परायत्त नैतिकता को हेटेरोनॉमस मोरालिटी और स्वायत्त नैतिकता को ऑटोनॉमस मोरालिटी भी कहते हैं, आप ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की ओर, ठीक है। कोहलबर्ग, अब ये मैंने बताया कि थोड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। देखिए कोहलबर्ग ने क्या किया, अपने प्रयोग में 72 लड़कों को शामिल किया और ये क्या करते थे, जो लघु कथाएं होती थी उनके हिसाब से बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते थे, मतलब लड़कों से क्वेश्चन आंसर करते थे और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते थे कि कौन सी नैतिकता में या किस किस स्तर पर नैतिकता होती है। तो इन्होंने जो लघु कथाएं बताई उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है वो है हाइंस डिलेमा, मतलब हाइंस की जो लघु कथा है उसकी। हाइंस एक व्यक्ति होता है जो यूरोपियन होता है, यूरोपियन व्यक्ति होता है और उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत बीमार होती है। अब उसकी जो दवा है वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है जिसने उस दवा को बनाया होता है और कहीं पर भी नहीं होती है। अगर हाइंस दवा नहीं देता है, अगर वो दवा किसी भी तरीके ला के अपनी वाइफ को नहीं देता तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। अब वो हाइंस जो है वो जाता है फार्मासिस्ट के पास जिसने दवा बनाई हुई होती है, वो कहता है भाई मुझे
बहुत मतलब बताता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और वो पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जिसका इंतज़ाम हाइंस नहीं कर पाता है। मतलब हाइंस की पहुंच से बहुत दूर, मतलब कई गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा होता है कौन? फार्मासिस्ट। अब हाइंस के सामने दो चीज़ें होती हैं, या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे, या तो वो मरने दे, और या फिर वो क्या करे? दवा को चुराए, है ना। चुराना तो मोरल नहीं है, जैसे कि छोटे बच्चे अगर आप किसी से पूछेंगे या कोई बात, तो चोरी करना मोरल काम नहीं है ना। लेकिन अब उसके सामने ये भी है कि उसकी वाइफ मर जाएगी, है ना, ये बात। लेकिन हाइंस क्या करता है कि वो चोरी करके दवा को लाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। तो इसी से संबंधित बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए। तो इस व्याख्या में जो हाइंस ने दो बातें बताई, वो कौन कौन सी बताई? एक टर्मिनोलॉजी, दो टर्म्स आप बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, वो दिए, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आपको वो पता होना चाहिए। एक था नैतिक दुविधा, और दूसरा इन्होंने टर्म दिया नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, मतलब इसको हम बोलेंगे मोरल डिलेमा, है ना, डिलेमा। आप देख लीजिएगा, मोरल डिलेमा, और इसको बोलेंगे मोरल रीजनिंग। ठीक है, मोरल रीजनिंग, दो टर्म इन्होंने दिए। अब देखिए नैतिक दुविधा क्या है। जैसा कि हाइंस के पास दो ऑप्शन थे, या तो अपनी वाइफ को मरने देता, और या फिर वो मोरलिटी छोड़ के और चोरी करता, है ना, ये करता। अब दोनों ही मोरली है, अगर वो वाइफ को नहीं बचाएगा तो ये भी एक तरीके से इमोरल हो जाएगा, अगर वाइफ को बचाता है और चोरी करता है तो ये भी इमोरल। तो मतलब वो एक तरीके से दुविधा में फंसा हुआ है ना, वो एक अपने नैतिक मूल्यों में संघर्ष कर रहा है। क्या कर रहा है? नैतिक मूल्यों में संघर्ष कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या मुझे करना चाहिए। अगर वो चोरी करता है तो पुलिस उसे पकड़ेगी, मतलब इस तरीके से होगा, और अगर वो चोरी नहीं करता है तो उसकी वाइफ मर जाएगी। तो यहाँ वो क्या कर रहा है? अपने नैतिक मूल्यों के बीच संघर्ष कर रहा है। तो यही अवस्था क्या है हमारी? यही हमारी दुविधा कहलाती है ना। मतलब कई सारे रास्ते हैं और कोई एक रास्ता चूज करना है, तो यही जो बीच में संघर्ष हो रहा है, यही हमारा नैतिक दुविधा है। ठीक है, नैतिक दुविधा। अब नैतिक तर्कणा क्या है? नैतिक तर्कणा ये है कि अब इनमें से जो भी वो चूज करेगा, जैसे कि हाइंस ने दवा चुराना, अब उसमें कंपैरिजन करेगा कि कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कौन सी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक तरीके से वो कंपैरिजन कर रहा है अपने नैतिक मूल्यों में। जब कंपैरिजन करता है और फिर एक रास्ता चूज करता है, जो कंपैरिजन करता है तो उसकी जो चिंतन प्रक्रिया में जो बिंदु शामिल होते हैं, वही सब हमारा क्या है, ये पूरी जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? नैतिक तर्कणा। तो आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे, आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक जो चिंतन प्रक्रिया जो इसमें शामिल हो रही है, एक तरीके से वो देख रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ना। तो वो जो अपने माइंड में जो सोच रहा है वही हमारा क्या है? नैतिक तर्कणा, जिस एक चीज़ को चूज करा है कंपैरिजन के बेस्ड पे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो ये दोनों बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं कि अब इसी के अकॉर्डिंग कोहलबर्ग ने जो 72 लड़के लिए थे, बॉयज लिए थे, उनके आधार पे जो बताया कि जो बच्चे हैं उनकी जो मोरालिटी है वो कितने स्टेजेस में होके जाती है, कितने लेवल्स में होके जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बताए थे 3 लेवल्स। कितने लेवल्स बताए थे? 3 लेवल्स बताए थे, और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस थी, मतलब टोटल 6 स्टेजेस थी। अगर हिंदी में बात करें तो 3 स्तर और 6 चरण या अवस्थाएं। जैसे इन्होंने कौन कौन सी बताई थी? 3 इन्होंने बताया था। पहली जो थी वो प्राक रूढ़िगत अवस्था या पूर्व परंपरागत स्तर, मतलब पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत में अगर बात करूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
तो इसे बोलेंगे प्री कन्वेंशनल। देखिए इंग्लिश में इसका एक ही नाम है प्री कन्वेंशनल, है ना, लेकिन हिंदी में इसका पूर्व परंपरागत, प्राक रूढ़िगत। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप CDP इंग्लिश में भी पढ़िए, नहीं वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है एक और नया नाम CBSE वाले बना के डाल दें, तो आपको कैसे पहचानना है। तो इंग्लिश में ज़्यादा हेरफेर नहीं होती है CDP में, तो ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। पूर्व परंपरागत मतलब प्री कन्वेंशनल, और फिर एक होती है परंपरागत, ठीक है, मतलब कन्वेंशनल। नेक्स्ट जो हमारी है वो है उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये तीनों बताए हैं। अब इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चाहूँ तो इसको बहुत सारे पार्ट में बना सकती हूँ, लेकिन आपको अगर पढ़ना है, अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के एक थ्योरी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए कि आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, है ना। तो शायद ये मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हूँ आपको, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर आप साथ में बैठ के एक साथ बैठ के नहीं देख सकते तो आपके पास वीडियो आप पॉज करके बाद में देख लीजिएगा, बट मैं एक साथ ही करा रही हूँ, आप चाहें तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अपना पहले जो स्टेज है हमारा, जो पहला हमारा लेवल है अगर बोले तो पूर्व परंपरागत नैतिकता या प्री कन्वेंशनल। तो मैंने बताया था कि प्री कन्वेंशनल हर किसी जो लेवल है उसमें 2-2 स्टेजेस हैं, मतलब 2-2 अवस्थाएं और हैं। तो ऐसे इसमें भी 2 हैं। जो पहली है हमारी वो कौन सी है, दंड तथा आज्ञा पालन। हिंदी में अगर हम लोग बात करें, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबेडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है, ये बोलते हैं। और जो दूसरी है हमारी वो कौन सी, वैयक्तिकता, मतलब व्यक्तिगता और विनिमय। बहुत सारे नेम और भी मिल जाएंगे इसके, ठीक है। विनिमय इंग्लिश में आप ध्यान रख लें तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो व्यक्तिगता तथा विनिमय, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब इन सबको हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या। देखिए पूर्व परंपरागत नैतिकता क्या है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बच्चे की वो मोरालिटी है वो लगभग 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो नैतिकता का सही अर्थ नहीं जानता है। वो क्या है, वो बाहरी तत्वों, बाहरी घटनाओं के आधार पर अपनी नैतिकता को डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे पहली जो हमारी है दंड तथा आज्ञा पालन, ये पनिशमेंट एंड ओबे ओरिएंटेशन। और तो इसमें क्या है, बच्चा क्या करेगा कि बच्चा नैतिकता मतलब नैतिक जो रूल्स हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, उनको इसलिए अपनाएगा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मार पड़ेगी, उसे दंड दिया जाएगा, है ना। अगर उसे कहा गया है कि झूठ मत बोलो, और अगर उसने किसी चीज़ पे झूठ बोल दिया तो मम्मी उसे मारेंगी या कोई और मारेगा, तो इस तरीके से उसे दंड मिलेगा। और अगर वो अच्छा काम करता है तो उससे सब लोग खुश रहेंगे, मतलब तो उसको पुरस्कार मिलेगा। तो वो बस इसी तरीके करता है कि भाई हमको बस दंड ना मिले, है ना, हमें दंड ना मिले, इसलिए हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ये होता है। मतलब उसे ये नहीं मानना है कि नैतिकता क्या है क्या नहीं, उसकी बस नैतिकता वहीं से डिसाइड होती है कि उसको दंड ना मिले किसी तरीके, है ना। जैसे इसमें ये बच्चा सोचता है कि अगर किसी को ज़्यादा दंड मिल रहा है, मान लो किसी की मम्मी ने किसी को ज़्यादा मारा, तो वो सोचेगा कि हाँ इसने बहुत ज़्यादा गलती की थी, इसीलिए मतलब अगर कम मार पड़ रही है तो कम गलती है, ज़्यादा मार पड़ रही है तो ज़्यादा गलती है। और इस पर वो नहीं सोच पाता कि नहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी की मम्मी कम मारती हो, किसी की मम्मी ज़्यादा मारती हो, तो ये बात है। तो ये है। अब देखिए, वैसे मम्मी किसी की मारती नहीं है, वो सब अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल दी ताकि आपको समझ आए।
अब देखिए वैयक्तिकता और विनिमय मतलब इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये क्या है? ये भी क्या है कि इसमें बच्चा उस चीज को सही मानता है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। बराबरी का लेन देन मतलब ये कि अगर वो कोई काम कर रहा है ना, अगर जैसे आपने बच्चों को देखा होगा क्लास में, जैसे क्या होता है कि किसी ने उसकी पेंसिल छीन ली, किसी बच्चे की, तो अब दूसरा भी उसकी पेंसिल छीनेगा। मतलब इस तरीके से चलेगा। जब शिकायत लेके आएंगे मैम के पास, तो मैम से बोले मैम क्यों तुमने उसकी पेंसिल छीनी? क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया था। मतलब जैसा तुम करोगे वैसा हम रिप्लाई देंगे, मतलब टिट फॉर टैट। मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा किसी का काम इसलिए करेगा क्योंकि उसको क्या है उधर प्रॉफिट मिल रहा होगा कि हाँ अच्छा तुम मेरा ये काम करो तब मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, है ना। मतलब बराबरी का लेन देन करेगा। तो बराबरी का लेन देन जो करेगा वही उसके लिए मोरल होगा। मतलब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बाहरी तत्वों से, मतलब बाहरी घटनाओं या तत्वों से बच्चे की क्या है मोरलिटी डिसाइड हो रही है। तो यही हमारा है पूर्व परंपरागत नैतिकता। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड जो हमारा लेवल है परंपरागत या कन्वेंशनल, जो कि 10 to 13 होता है। और जो हमारा अभी प्री कन्वेंशनल था वो आप ध्यान रख सकते हैं 7 to 10 ईयर उसकी अप्रॉक्स एज मानी जाती है, ठीक। अब देखिए परंपरागत या कन्वेंशनल क्या है, इसमें जो 2 सब स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, ठीक है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखता, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग बात करें तो वो होगा गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो है कानून एवं व्यवस्था। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इसे लॉ एंड ऑर्डर। क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब ये क्या है? देखिए परंपरागत या कन्वेंशनल जो स्टेज होता है, पहले हम इसकी बात करेंगे। इसमें क्या मेन बात है? इसमें ये है कि जो बच्चा है, अब देखिए अब वो पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अब जो इसकी नैतिकता होगी वो अगर सही बात करें तो अभी बाहरी तत्वों से ही डिसाइड हो रही है, लेकिन जो उसके जो मोटिवेशन आ रहा है, जो प्रेरणा आ रही है, वो अंदर से आ रही है। जबकि जो पहले वाला था वो भी प्रेरणा बाहर पर ही बेस्ड थी कि बच्चा दंड के आधार पे ही अपनी नैतिकता डिसाइड कर रहा है ना। तो वो चीज़ इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि अब जो प्रेरणा है वो अंदर से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नैतिकता बाहरी तत्वों से ही डिसाइड हो रही है। जैसे पहला अगर हम इसके सब स्टेज लें, अच्छा लड़का अच्छी लड़की या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये क्या है? इसमें क्या है, जो जब इस अवस्था में बच्चा होता है तो वो अच्छा बनने के लिए, मतलब अपने माता पिता के जो भी रूल्स हैं, जो भी बड़ों से जो सीखता है, जो भी उनके द्वारा मोरल जो वैल्यूज जो रूल्स उसे बताए जाते हैं, तो उसको फॉलो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने बड़ों की नज़रों में क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा दिखे। मतलब खुद को अच्छा दिखाने की चाहत होती है, अंदर से प्रेरणा आती है ना। वो क्या होगा, वो इसलिए रूल्स को या वैल्यूज को मानता है, नैतिकता को मानता है, क्योंकि उसको अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने का शौक होता है, क्योंकि उसकी लोग तारीफ करेंगे। कानून एवं व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है? इसमें क्या है, बच्चा जो है वो सामाजिक नियमों को मानता है ना। वो इसलिए मानता है वो क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये सब चीज़ें जो हैं ये लोगों की समाज के द्वारा बनाई हुई हैं और हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो ये समाज के लिए बहुत गलत मैसेज जाएगा और ये बहुत गलत होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रूल्स जो बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। तो ये उसकी थिंकिंग होती है इसे लेके। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे दोनों के बीच अंतर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज की। जो हमारा तीसरा लेवल है वो है उत्तर परंपरागत स्तर। अब इसके भी दो जो सब स्टेजेस आप बोल सकते हैं, दो अवस्थाएं बोल सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली हमारी है
सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, ठीक है, अनुबंध जिसको हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और जो नेक्स्ट है हमारा है वो कौन सा है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये आप बोल सकते हैं। अब देखिए पोस्ट कन्वेंशनल ये हो जाएगा हमारा 13+, ठीक है, 13+ ईयर ये यहाँ पर आ जाएंगे। और देखिए सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक, पहले तो हम लोग देखते हैं उत्तर परंपरागत स्तर जो है वो मेनली किस पे बेस्ड है। देखिए जैसे कि हम लोगों ने पूर्व परंपरागत में क्या सीखा, पूरी तरह बाहरी तत्वों पर आधारित नैतिकता। हम लोग ने परंपरागत स्तर में सीखा कि जो अभी भी बाहरी तत्वों पर ही आधारित है, पर जो मोटिवेशन है वो अंदर से आ रहा है। इसमें क्या है, ये जो है ये थोड़ा सा इंटरनल टाइप की है, मतलब आंतरिक तत्वों पे थोड़ी बेस्ड है। जैसा कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होगा, बच्चा ये सोचेगा कि हाँ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं ये समाज के लोगों द्वारा ही बनाए गए हैं और ये समाज के लोगों की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं और इसमें चेंजमेंट हो सकता है। जैसे अगर इस स्टेज में बच्चा होगा, मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसके घर मतलब किसी की तबीयत खराब है और वो जा रहा है, अब सामने ट्रैफिक पुलिस मिलती है और वो उसे रोकती है, लेकिन फिर भी वो ट्रैफिक पुलिस को पार करके, मतलब अगर रेड लाइट भी जल रही है फिर भी वो जाएगा, मतलब वो रूल्स फॉलो नहीं करेगा, ट्रैफिक जो रूल्स हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर वो जानता है, क्योंकि अगर वो रूल्स फॉलो करने में लग जाएगा तो जो व्यक्ति है उसकी जान जा सकती है। तो यहाँ वो क्या करेंगे, जो रूल्स हैं वो मनुष्यों द्वारा ही, समाज के लोगों द्वारा ही, समाज की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं, तो वो उसमें चेंजमेंट किया जा सकता है। जबकि जो इसके पहले वाला स्टेज हमारा था, कौन सा था, कानून वाला जो स्टेज था, जो 4th स्टेज है हमारा, जो कन्वेंशनल लेवल में जो दूसरा वाला है, अभी मैंने पढ़ाया आपको, कानून एवं व्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। उसमें बच्चा क्या सोचेगा कि नहीं मतलब अगर हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो और भी लोग नहीं करेंगे, तो हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो ये बात है। जैसे और जबकि इसमें क्या है, बच्चा यहाँ पर सोचने लगेगा कि नहीं ये समाज के लोगों द्वारा बनाए हुए हैं, हम इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या है कि बहुत ही ऊपर का लेवल है, मतलब इसमें जो है बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। ये क्या है कि ये बिल्कुल अंदर से नैतिकता आती है, मतलब कि आपके बिल्कुल अंदर से बेस्ड होती है, इंटरनल होती है। ये जो नैतिकता होती है इंटरनल मोरलिटी होती है। इसमें क्या सही है क्या गलत है, क्या जो सही है वो सही ही रहेगा हमेशा, जो गलत है वो गलत ही रहेगा हमेशा। और इस तरीके से जो ये नैतिकता है वो बहुत ऊंचे लेवल की होती है। अगर कभी इससे क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से पूछा जाता है कि मतलब सबसे जो नैतिकता का सबसे ऊपर का स्तर है, मतलब एक बहुत ही अच्छी थिंकिंग वाला, वो कहाँ पर है, वो कौन सा स्तर होता है, तो यही होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाला, मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब एक और बात बता दूं, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कभी कभी पूछ लेगा निम्न में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का एक चरण नहीं है, तो आपको इसका मतलब सब याद करने हैं अच्छे से, ठीक है। अब ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ लेगा कि बताइए तीसरा चरण कौन सा है या चौथा, तो आप बिल्कुल लाइन से, जैसे 2, फिर दूसरे वाले में जो हम लोग ने स्तर पढ़ा है उसका 3, 4
और ये अगर देखें तो 5 6। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अगर आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इनका जान लेते हैं कि इनकी जो आलोचना है या क्रिटिसिज्म किस स्तर पर हुआ, ठीक है। क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। मतलब इनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया, किस लेवल पे किया गया। पहली बात तो इनकी ये रखी गई कि भाई मतलब इसमें इन्होंने क्या किया है कि लड़कों को ही लिया है। जैसे मैंने बताया कि 72 लड़कों को ही लिया था, है ना। तो एक कैरोल गिलिगन एक महिला थी, उन्होंने इनका इसी वजह से विरोध किया कि भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो सिर्फ बॉयज़ को लिया, गर्ल्स को इन्होंने लिया ही नहीं है। और जब अगर गर्ल्स को नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। गर्ल्स की जो मोरालिटी होती है वो कुछ ज़्यादा इमोशनल होती है, कुछ ज़्यादा केयरिंग होती है, उनकी सोच थोड़ी सी अलग, उनकी जो मोरालिटी है वो अलग होती है। तो आपने तो सिर्फ लड़कों को लिया है, तो आप सिर्फ लड़कों के हिसाब से बता रहे हो, ये सब पे फॉलो थोड़ी ना होगा। गर्ल्स पे कैसे फॉलो होगा जब आपने गर्ल्स जो है एग्जाम्पल्स आपने लिए ही नहीं थे। तो इसलिए इनकी आलोचना सबसे ज़्यादा जो है वो कैरोल गिलिगन करते हैं। आप इनका नाम याद कर सकते हैं, वैसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी बहुत आलोचना हुई। और ये भी कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि इसी लेवल में जो मोरालिटी है वो जाए। तो आलोचना तो सबकी होती है ना। यूट्यूब पे डिसलाइक तो सबके आते हैं। तो फिर भी अगर देखा जाए तो इनकी जो थ्योरी है वो इम्पोर्टेंस रखती है, और साफ सीधी बात रखती ही है, तभी सीटेट में पूछी जाती है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, अभी तक मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी। एक्चुअली प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ क्या थी। एक्चुअली बहुत तेज़ी से मतलब बहुत कड़ा लॉकडाउन का पालन हो रहा था मेरे इधर। तो क्या है, मार्कर वगैरह कुछ मिल नहीं पा रहे थे ना इनको, और उसी की शॉर्टनेस थी मेरे पास, इस वजह से मैं अभी अपना जो वीडियो वो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। बट अब आप देख रहे हैं कि सीटेट को अभी 1 महीने लगभग अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो बचे हुए हैं। अब आपका बहुत अच्छे से रोज़ वीडियो पढ़ेंगे, आप देखिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।